जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 ठीक 6 to 8 टीजीटी पीजीटी जो भी साइंस ग्रुप के हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, या जो भी जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में जो 40 क्वेश्चन होता है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। और साथ ही साथ जो लोग सीटेट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। मतलब 6 से लेकर के 12 तक जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं उन पर पूरी एक क्वेश्चन का एक संग्रह है। पहला क्वेश्चन है, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ठीक है ये गर्म करें आप इसको तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सी वाला ऑप्शन है। जिंक को आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जा रहा है। सिल्वर को HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ तो आपका सिल्वर क्लोराइड और जल बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, धातु के निष्कर्षण से संबंधित एक प्रक्रिया है कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है कि धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप गर्म कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहीं पे यदि आप रोस्टिंग की बात किया जाए जिसको भर्जन हम कहते हैं, तो धातु के अयस्क को भर्जन करने के लिए या रोस्टिंग करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। ठीक है, कौन सी गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? ठीक है, कौन सी गैस लेड एसीटेट को काला कर देती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, मतलब Br2 ब्रोमीन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये गैस एक रंगहीन गैस है। ठीक है, इसका जो गंध होता है सड़े हुए अंडे के जैसे गंध होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो गंध, हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होता है। ठीक है, लेड एसीटेट पेपर को काला कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों पर विचार करना है। BF3, ठीक है, IF3, कार्बन डाइऑक्साइड या PCl5। इसमें पूछना चाहते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसमें से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब BF3, IF3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और PCl5, ये सब इलेक्ट्रॉन्स ने ही, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन के प्रति इनमें मतलब ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो ये जानते होंगे बेंजीन का ये सूत्र है। ठीक है, NO2, ठीक है, बेंजीन CHO। ठीक है, इसमें ये पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, NO2, ठीक है, बेंजीन और CHO ये नाभिक स्नेही है। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या है, कोई एक आवर्त सारणी है उसमें से ऊपर से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें बदलाव होंगी उसके बारे में पूछ रहा है। विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसका नाभिक से दूरी बढ़ता चला जाता है। आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो नाभिक का साइज है वो छोटा होता जाता है, कोषों की संख्या ऊपर बढ़ती चली जाती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है। ठीक है, सही बात है, तभी तो परमाणु त्रिज्या में, तभी तो मैं आपसे कहा था कि ये दूरी बढ़ती चली जाती है। आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। मतलब A, B और C तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। करके किसी वस्तु का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? बीच में थोड़ा मैथ के क्वेश्चन आ गए थे। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और एक्स किरणें। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है, इनकी मानव सुनने की जो क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये आंतरिक तरंगे हैं। ठीक है,
पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान क्या होगा? ठीक है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जो उन्नति कोण होगा, ठीक है, जो चुंबकीय दिक् मान होगा वो 0 डिग्री होगा। यदि आप ध्रुव पे जाएंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। डेसिबल है एक वाद्य स्वर या ध्वनि स्वर की माप, शोर तरंगों की माप या वाद्य यंत्र की माप। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो डेसिबल है ये ध्वनि यंत्रों की माप करता है। ठीक है, ध्वनि स्तर का माप करता है। ठीक है, डेसिबल ध्वनि स्तर का माप करता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम धारा के नियम के संरक्षण पर आधारित है, संवेग पे, आवेग पे या द्रव्यमान पे। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम आपका जो है कि आवेग पर आवेश पर आधारित होता है। सॉरी, जो किरचॉफ का नियम है वह आवेश पर आधारित होता है। यम द्रव्यमान, देखिए देखिए करके यम द्रव्यमान का एक कण की गतिज ऊर्जा ई है। ठीक है, कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, उसके एक कण की जो गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा। ठीक है, रूट के अंदर 2m रूट के अंदर 1/2m, ठीक, 2m या 1/2m। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का आप सूत्र जानते होंगे, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है तो 1/2m v² होता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से यदि आप संवेग निकालेंगे तो ये रूट के अंदर 2me आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसी वाले सूत्र से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2me। निम्न में से कौन एक जलीय बायोफ्राइटा है? ठीक है, कौन सा एक जलीय बायोफ्राइट है? मार्केंसिया पाल्माटा, रिक्सिया प्लूटेंस, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा या रिक्सिया डिस्कलर। ठीक है, तो रिक्सिया प्लूटेंसन एक जो है कि आपका जलीय ब्रायोफाइटा है। निम्न में से कौन पूर्ण, ठीक है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ठीक है, पूछना चाहते हैं कि कौन सा पूर्ण स्तंभ परजीवी है? विस्कम, चंदन, रेफ्लेक्सिया, ठीक है, या अमरवेल। ठीक है, रेफ्लेक्सिया जानते होंगे आप, ये सबसे बड़ा परजीवी फूल है। ठीक है, लगभग 5 से 7 kg के करीब ये इसका वेट होता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो स्तंभ परजीवी है ये आपका अमरवेल है। ठीक है, पीला पीला कलर का रहता है, ऐसे वृक्षों के ऊपर से लटका हुआ रहता है। पौधों में होने वाली घटनाओं को आपको मिलान करना है। ठीक है, पौधों में जो होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, उनको सही सुमिलित करना है। जल का अवशोषण, ठीक है, जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रूम कर लेंगे, जल का अवशोषण मूल रूम कर लेंगे। खनिज का अवशोषण जो है कि आपका, ठीक है, ये एपीब्लेमा, ठीक है, एपीब्लेमा खनिज का अवशोषण करता है। बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि जल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन आप जानते होंगे कि ये आपका जाइलम से जल फ्लोएम होता है। ठीक है, सॉरी, जल का जो परिवहन फ्लोएम से होता है। ठीक है, जाइलम से खनिज होता है। ठीक है, जाइलम से खनिज का जल का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम से होता है। ठीक है, जलों का अवशोषण अलग चीज़ है, अवशोषण मूल रूम से हो जाएगा। ठीक है, ये काफी पेपर रहा है इसमें। करके स्थानीय जातियाँ क्या है? ठीक है, पूछ रहा है कि स्थानीय जातियाँ क्या है? वे पौधे और जंतु जो कि सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। ठीक है, वे वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया जाता हो, क्या कि वो वन्य तितलियां जो कि समाप्त होने की कगार पर हो। ठीक है, स्थानीय जाति के बारे में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जानते होंगे कि स्थानीय जातियां उन्हीं को कहते हैं जो एक किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। करके पौधों में मादा जननांग भाग में व्यवस्थित होता है। ठीक है, जो पौधे में मादा जननांग होते हैं उसमें कौन कौन से भाग होता है? अंडाशय, वर्तिकाग्र, ठीक है, या वर्तिका पुष्पासन। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन या वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या पुष्पासन। ठीक है, तो पौधों में मादा जननांग का जो भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन होता है। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुष्पासन। अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, कहाँ पूछना चाहता है कि जो अयस्क है कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है चुंबकत्व विधि के द्वारा, ठीक है, गुरुत्व विधि के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका अयस्क कॉपर पाइराइट है उसका सांद्रण हम फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। करके मिथाइल प्रोपेन 3
कार्बन की संख्या है, ठीक है। मिथाइल प्रोपेन 3 में कार्बन की संख्या है 2, 0, ठीक है, 3 या 1, ठीक है। तो मिथाइल कार्बन भी इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो 3 है, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक का IPCU नाम क्या है, ठीक है। इसका IPCU नाम क्या है, देखिए इसका जो IPCU नाम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपेन मिथाइल, ठीक है, 2 मेथॉल प्रोपेन, ठीक है, 2 मैथॉक्सी मिथाइल इथेन, ठीक है। तो इसका नाम आपका ये होगा 2 मैथॉक्सी मिथाइल इथेन, ठीक है। IUPAC निकालना नेम आप जानते हो कि नहीं जानते होंगे, तो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसमें बताने लगे तो। कार्बन श्रृंखला के, ठीक है, कार्बन के बाद श्रृंखला हेतु बंधन ऊर्जा, ठीक है। कार्बन के बाद श्रृंखला हेतु बंधन ऊर्जा इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, फास्फोरस, सिलिका, सल्फर या नाइट्रोजन। मतलब कार्बन के बाद कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बंधन ऊर्जा श्रृंखला बनाता है वो कौन सा तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो आप जानते होंगे विटामिन डी जो है कि हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवालों को सम्मिलित किया जाता है, पादप में, मुनेरा में या कवक में, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो इनको आप मुनेरा में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को और नीलहरित शैवालों को मुनेरा जगत में शामिल किया जाता है, ठीक है। इस जगत के जो भी जीवाणु होंगे सब एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तक है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक उत्तक है, फेफड़ा, वृक्क, रक्त, ठीक है, या अंडाशय, ठीक है। आप जानते हो कि रक्त एक संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है रक्त, रक्त एक संयोजी उत्तक कहा जाता है, ठीक है। अंड जनन की प्रक्रिया में हार्मोन अधिकतम होता है, इसका नाम क्या है, ठीक है। अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक हार्मोन का उत्पादन सबसे अधिक होने लगता है, उसका नाम क्या है, LH हार्मोन, F, ठीक है, एस हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोटोस्टेरोन, ठीक है। तो जो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन होता है, ठीक है, इसका उत्सर्जन अधिक होने लगता है अंडजनन की प्रक्रिया के समय, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक है स्तनधारी, मीन या प्रोटोकार्डेटा या स्लिम डेटा, ठीक है। तो आप जानते होंगे हिप्पोकार्डेटा एक मीन यानी मछली है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक मछली है। यदि x लंबाई की कोई वस्तु उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई हो तो, ठीक है, कहना रहता है जो वस्तु है, ठीक है, x लंबाई का कोई है, उत्तल दर्पण से आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। तो जो x2 बनेगा, ठीक है, x लंबाई की कोई वस्तु है, उत्तल दर्पण से आपने प्रतिबिंब बनाया है, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो जो आप जानते हो कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, ठीक है, यानी जो आपका x1 है वो ग्रेटर देन x2 हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ऊष्मा की SI इकाई क्या है, जूल, अर्ग, ठीक है, कैलोरी, ठीक है, या किलो कैलोरी, ठीक है। तो ऊष्मा की जो एक इकाई जूल भी है, ऊष्मा की एक इकाई जूल भी है। माध्य में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, न तो, ध्यान दीजिएगा, करके माध्य में ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति न तो अनुदैर्ध्य और न ही अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ, ठीक है। तो आप जानते हो कि माध्यम में जो ध्वनि की तरंगें होती हैं, ठीक है, वो अनुदैर्ध्य की तरफ व्यवहार करते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर होना चाहिए। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है, उसमें तरंग के संचरण की दिशा, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग के संचरण की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा वो दोनों एक ही जैसे होता है। मतलब माध्यम के कण ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, ठीक है, उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है उसी दिशा में मतलब माध्यम के कण भी कंपन करेंगे। मतलब माध्यम के कण के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा समान होती है, ठीक।
जो अनुप्रस्थ तरंगे होता है वहाँ पे माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और तरंगों के संचरण की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अनुदैर्ध्य में 0 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होगा, ठीक है, 10⁻⁻10 माइक्रोन, 10⁻⁻6 माइक्रोन, या 10⁻⁻4 माइक्रोन, या 10⁻⁻2 माइक्रोन। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो एक एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ये मीटर में शामिल होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये 6 वाला आके इधर एडजस्ट करेगा ना। देखिए ये माइक्रोन में दिया है, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। तो इसमें जो 10⁻6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻4, 10⁻6 प्लस हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 10⁻4 माइक्रोन हो जाएगा। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, इस्पात में, वायु में या जल में। तो ठीक है, तो ध्वनि की चाल माध्यम की कठोरता बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो जो अधिकतम होगा, निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं ना, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है, यानी इस्पात में सर्वाधिक हो जाएगा। नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं, ध्यान से सुनिएगा, नाभिका कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? गाल्जिका, लयनकाय, गाल्जिका, लयनकाय, अंतःद्रव्य जालिका या तारककाय। ठीक है, तो इनको अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। तंत्रिका या न्यूरॉन निम्न कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स पूछ रहा है क्या होती हैं ये। तंत्रिका कंठ, यकृत या वृक्क। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं ही होती हैं। ठीक है, आइए, तंत्रिका कोशिकाएं। कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के निषेचन को आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्लोनिंग, इनविट्रो निषेचन, ठीक है, बाह्य निषेचन या आंतर निषेचन। ठीक है, नर और मादा, देखिए कुछ एम्फीबियन प्राणी होते हैं, ठीक है, उनको निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि नर जो है, ठीक है, जल में अपने स्पर्म को त्यागता है। ठीक है, जो मादा होती है वो अंडे को भी उसी जल में त्यागती है। ठीक है, मतलब देखिए जो मादा होगी पहले बहुत सारा अंडे दे दी, जो नर होगा उस पर आकर के अपने स्पर्म को ऐसे त्यागेगा। ठीक है, तो ऐसे जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होगा, जो इनका स्पर्म होगा इस अंडे से जाके फर्टिलाइज करेगा, फिर इसमें बच्चे को फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह का निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। एक बार में लाखों लाखों अंडे और स्पर्म को शुक्राणुओं का त्यागते हैं, मतलब निकालते हैं अपने शरीर से। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करती है। केंद्रिक निकाय, कोशिका द्रव्य, तारकाय या गुणसूत्र। ठीक है, तो इसमें जो तारकाय होता है कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है और ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। उच्च दाब के, ठीक है, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्रकृति गैस। ठीक है, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई गैस की प्रकृति क्या होगा? कौन सी गैस है इसमें? सीएनजी, जल गैस, एलपीजी और प्रोड्यूस गैस। ठीक है, तो इसमें देखिए हाई प्रेशर पे तो आप एलपीजी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, और सीएनजी को भी इसमें वो करते हैं, लेकिन जो एलपीजी से ज़्यादा प्रेशर आपको जनरेट करना पड़ता है सीएनजी में। ठीक है, सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को कहते हैं। इसमें लगभग 95% से ऊपर आपका मेथेन होता है, CH4 होता है। ठीक है, जल गैस, ठीक है, जल गैस में आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। प्रोड्यूस गैस में जो है कि आपका नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ड्रायोटेरिस जीवन चक्र निम्नलिखित चरणों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, आंसर ही मैं डायरेक्ट इसका आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये प्रोथैलेमस, बीजाणुधानी, ठीक है, युग्मक, बीजाणु या युग्मनज। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा बीजाणुन्वित, बीजाणुधानी, बीजाणु,
प्रोथैलेमस युग्मक और युग्मनज, यानी पहला इसमें आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्तित दर्पण के मध्य कोण होता है। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है, मतलब जिससे आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, कोई दीवार है, आप दीवार के इस पार की वस्तु देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में पेरिस्कोप यंत्र यूज किया जाता है, जो आपकी यहाँ की यथा स्थिति को यहाँ पे आप बैठ करके देख सकते हैं, उसको पेरिस्कोप कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि कितने डिग्री का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कि आपका 45 डिग्री 45 डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब 45 डिग्री के प्रयोग करते हुए जो प्रकाश होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते करते दूसरी जगह पर उसके इमेज को पहुंचा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है। दर्शनी, ठीक है, मतलब विजुअल रेंज, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या अवरक्त किरणें, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, इसके वजह से जो सोलर कुकर में इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है भोजन पकाने के लिए। वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना यह कहलाता है सामाजिक वनीकरण, कृषि वनीकरण या वनीकरण, ठीक है, या निर्वनीकरण, ठीक है। तो इसको वनीकरण कहा जाता है, ठीक है। वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं तो इसको आपको वनीकरण कहा जाता है। हीमोफीलिया एक है, ठीक है, हीमोफीलिया एक है। नवजात रोग, हीन नात्र रोग, तीव्र रोग या दीर्घकालिक रोग, ठीक है। हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग है, ठीक है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक पैटर्न के थ्रू होने वाला रोग है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।